हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज अपन सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी के बारे में पूरी चीज समझेंगे, होती क्या है सेल बायोलॉजी। अपन किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं, तो वो होती क्या चीज है। जैसे कि परिभाषा, सेल बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका की संरचना और कोशिका के विभाजन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ अपन इसके अंदर किस किस का अध्ययन करते हैं। एक तो कोशिका की क्या होनी चाहिए अपने पास, संरचना, और सेल का ही क्या होना चाहिए अपने पास, विभाजन। इन दो चीजों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यही अपने दो चैप्टर है इसके अंदर, एक तो सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन, ये दोनों अपने पास चैप्टर है। इन्हीं दोनों चैप्टरों की अपन बात करेंगे। फर्स्ट अपन अभी आने वाले लेक्चरों के अंदर कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। पर मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा सेल स्ट्रक्चर की, कोशिका संरचना की। तो फर्स्ट ये आता है कि अपन ये देखते हैं कि पहली कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था, तो वो रॉबर्ट हुक ने बताया था सबसे पहले। इसको रॉबर्ट हुक को ही सेल बायोलॉजी का जनक माना जाता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, इसके सेल बायोलॉजी के पापा भी मान लो इसे। और साथ में सेल आधुनिक जनक किसके, स्वानसन है। आधुनिक जनक किसके, स्वानसन है। सेल बायोलॉजी का आधुनिक जनक कौन है, स्वानसन। साथ में सेल बायोलॉजी के भारतीय जनक भी ए शर्मा है। तो मैं आपको बता देता हूं, सेल बायोलॉजी के जनक, सेल बायोलॉजी के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। और सेल बायोलॉजी के आधुनिक जनक, सेल बायोलॉजी के आधुनिक जनक कौन है, स्वानसन। ठीक है, सेल बायोलॉजी के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। और सेल बायोलॉजी का आधुनिक जनक कौन है, स्वानसन। फिर अपन बात कर लेते हैं भारतीय सेल बायोलॉजी के जनक। भारतीय सेल बायोलॉजी के जनक है ए शर्मा। भारतीय सेल बायोलॉजी जनक है ए शर्मा। ए शर्मा। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले भाई सेल की खोज हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। वो किसके अंदर की थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया तो वो किस में बताया था, कोर्क, कोर्क सेल में बताया था। वो कैसी थी, मर्त थी, मर्त थी। वो सेल कैसी थी, मर्त थी। फिर जीवित कोशिका के बारे में ल्यूवेन हुक ने बताया था। ल्यूवेन हुक ने बताया था, वो कैसे किसके अंदर खोजा था उन्होंने, एनिमल सेल के अंदर खोजा था। किसमें खोजा था, एनिमल सेल के अंदर। लेकिन वो कैसी थी, जीवित थी। वो कैसी थी, जीवित थी। तो फर्स्ट सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। क्यों अपन इसको क्या मान रहे हैं, जनक मान रहे हैं। तो जनक मानेंगे तो सबसे पहले कहने का मतलब इन्होंने ही किया होगा कुछ और कुछ काम, तो इसलिए ही अपन इसे जनक मान रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी। और किसमें खोजा था इन्होंने, कोर्क में, कार्क में सॉरी। जो कैसी थी, मर्त सेल थी, मर्त सेल थी। ये कार्क होता है, ये पेड़ पौधे होते हैं ना उनके अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। जो कि पेड़ पौधे होते हैं वो जाइलम फ्लोएम होता है ना, उसके अंदर पाया जाता है। और वो कैसा होता है, मृत होता है। फिर आता है फर्स्ट, जीवित कोशिका की खोज। फर्स्ट जीवित कोशिका की खोज वो की थी ल्यूवेन हुक ने। किसने की थी, ल्यूवेन हुक ने।
फिर अपन आगे चर्चा करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर अपन इसके बाद में आगे चलते हैं, सबसे लंबी कोशिका वो होती है तंत्रिका कोशिका। फिर लंबी हो गई तो सबसे छोटी की बात करेंगे, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर, ये इसका क्या होता है, आकार होता है किसका, माइकोप्लाज्मा का। तो अपन आगे चलते हैं, तो अपन आगे चलते हुए क्या बात कर रहे थे अपन, सबसे लंबी कोशिका। सर कौन सी है, वो थी तंत्रिका कोशिका। फिर आता है सबसे बड़ी कोशिका। लंबी की बात कर ली तो सबसे बड़ी कोशिका की बात आती है सेल की, तो वो थे शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा, फिर आती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका वो होती है माइकोप्लाज्मा। वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये अपन ने सेल बायोलॉजी है उसकी बेसिक बेसिक बात की है। तो अपन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिका विज्ञान, क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, कोशिका विज्ञान, इसे इंग्लिश में सेल बायोलॉजी कहता है। ये दो चैप्टरों से मिलकर बना होता है, एक तो मिलकर बना होता है सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना से, और साथ में ही कोशिका विभाजन, इनसे। इसकी अपन परिभाषा की बात कर लेते हैं, सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो सेल बायोलॉजी कहा जाता है विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत अपन कोशिका की संरचना व कोशिका के विभाजन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। फिर अपन आगे बात करते हुए चलते हैं कि सेल बायोलॉजी के जनक कौन है। तो सेल बायोलॉजी के जनक कौन है, रोबर्टो। कौन है, रोबर्टो। फिर अपन आगे बात करते हुए चलते हैं कि आधुनिक जनक कौन है, अभी वर्तमान समय में अभी इसका आधुनिक जनक कौन है, वो है स्वानसन। आधुनिक जनक कौन है, स्वानसन। फिर बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले सेल बायोलॉजी के बारे में बताया किसने था। भारत के अंदर सेल बायोलॉजी के बारे में बताने वाले कौन थे, ए.के. शर्मा। फिर ये बात करते हैं कि सबसे पहले खोज किसने की थी सेल की। सबसे पहले बारे में इन्होंने बताया था रॉबर्ट हुक ने, और जनक भी इनको ही मानता है। पर और किसने खोजा था, उन्होंने खोजा था कोर्क सेल में। वो कहां पर पाई जाती है, पेड़ पौधों के अंदर, और वो कैसी है, मृत है। फिर बात करते हैं अपन आगे कि जीवित सेल की खोज किसने की थी, वो की थी लिवन हॉक ने। किसने, लिवन हॉक ने। फिर अपन बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वो है तंत्रिका कोशिका। फिर अपन आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर सबसे छोटी कोशिका, बड़ी की बात कर ली तो सबसे छोटी की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर। अब अपन इसके अंदर दो चीजों की और बात करेंगे, कोशिका वो सॉरी अपन इसके अंदर सिद्धांतों की बात करेंगे। जो दो सिद्धांत दिए थे, एक तो दिया था स्लाइडेन व स्वान ने, और एक सिद्धांत दिया था रूडो विर्चो ने। उस सिद्धांत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत इसके अंदर आता है दोनों सिद्धांतों में, रूडो विर्चो का, जो कि जेट के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो रूडो विर्चो का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे कि कोई क्या है, पुरानी सेल है, वो क्या करेगी, विभाजन करेगी, और विभाजन करके क्या करेगी, नई सेल का निर्माण करेगी। तो उन्होंने ये बोला था रूडो विर्चो ने। तो उन्होंने किसके अंदर लिख रखा है इस पूरे कथन को, ऊ सेलुला ई सेलुला के अंदर लिख रखा है। जेट के अंदर यही आता है, ऊ सेलुला ई सेलुला सिद्धांत किसने दिया था, रूडो विर्चो ने दिया था। स्लाइडेन और उसका स्वान का सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल इतनी सी बात कही है सिद्धांत के अंदर कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना, वो कौन है, सेल है। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। तो अपन अब उन सिद्धांतों के बारे में बात कर लेता है। कोशिका सिद्धांत,
दो सिद्धांत है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट सिद्धांत होता स्लाइडेन, वह स्वान। एक चीज ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, स्लाइडेन ने तो किससे कर रखी थी, जो बोटनी है ना उनसे उन्होंने वो कर रखी थी, और स्वान थे उन्होंने जूलॉजी से कर रखी थी। इन्होंने ये कहा इस सिद्धांत के अंदर कि शरीर की शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, सेल होती है। किसने बताया था, स्लाइडेन व स्वान ने बताया था। अब बात कर लेते हैं अपने किसकी, लुडोविचो की। ये सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। किसका, लुडोविचो का। लुडोविचो का कथन के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कथन कहा था, क्या कथन कहा था। उन्होंने ये कहा कि जैसे कि मान लेना अपनी क्या है, पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिका। अब ये पुरानी कोशिका क्या करेगी, आगे चलकर विभाजन करेगी और दो भागों में बढ़ जाएगी, नई कोशिका बनाएगी। ठीक है, ये क्या कर रही है, विभाजन। विभाजन कर रही है और क्या कर रही है, नई कोशिका का निर्माण कर रही है। ये किसने कहा था, स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। और ये पूरी की पूरी घटना इन्होंने किसके अंदर लिख रखी है, ये पूरी इंपॉर्टेंट चीज है। ऊ सेलुला ऊ सेलुला ई सेलुला, ये पूरी की पूरी बातें उन्होंने किसमें लिख रखी है, ऊ सेलुला ई सेलुला सिद्धांत के अंदर ये पूरी की पूरी बात लिख रखी है। कोशिका सिद्धांत कितने हैं, दो हैं। पहला कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। स्लाइडेन ने और वह स्वान ने क्या कहा, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेल होती है। और लुडोविचो ने यह कहा कि पुरानी कोशिका है वो क्या करेगी, विभाजन करेगी और दो नई कोशिका बनाएगी, दो नई कोशिका बनाएगी, जिसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका कह देना आप। और ये पूरी की पूरी बात उन्होंने किसके अंदर लिख रखी है, ऊ सेलुला ई सेलुला सिद्धांत के अंदर ये पूरी की पूरी बात उन्होंने लिख रखी है। अब बात कर लेते हैं अपन कोशिका, सेल। ये पूरा पूरा अपना अलग चलता आ रहा है। सेल दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके बारे में बताना अपन को, और यूकैरियोटिक सेल होती है उसके बारे में बताता। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर अल्प विकसित केंद्रक होता है। कैसा होता है, अल्प विकसित केंद्रक। केंद्रक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों होते हैं। और यूकैरियोटिक होता है, इसके अंदर केंद्रक होता ही है, ये फिक्स बात है, वो केंद्रक होगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अल्प विकसित केंद्रक, अल्प केंद्र, और इसके अंदर सुविकसित केंद्र। इसमें अल्प विकसित केंद्रक और इसमें सुविकसित केंद्रक। अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर इनके एग्जाम्पलों की।
प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, और साथ में मान लीजिए इसके अंदर जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, और इसके अंदर आ जाएगा मानव, आ जाएगा कवक, आ जाएगा प्रोटिस्टा, जगत के जितने भी प्राणी होते हैं सारे आ जाते हैं, और पादप आ जाता है। और इसके अंदर जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, जिसे अपन BGA भी बोल सकते हैं, और साथ में इसका एक एग्जांपल होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके एग्जांपलों की बात कर लेते हैं अपन यूकैरियोटिक वालों की। इसके अंदर एक तो आता है पादप, पादप के साथ में आता है मानव, मानव के साथ में आता है कवक, कवक के साथ में आता है प्रोटिस्टा, जगत के प्राणी, जगत के प्राणी। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कवक, क्योंकि अधिकतर लोग ये समझते हैं कि कवक है ना प्रोकैरियोटिक जीव है, क्योंकि वो ये क्या समझते हैं कवक प्रोकैरियोटिक जीव है, पर कवक प्रोकैरियोटिक नहीं होता, क्या होता है यूकैरियोटिक होता है। कवक क्या होता है यूकैरियोटिक होता है। अपन फिर से मैं आपको कोशिका सिद्धांत से एक बार दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो कोशिका सिद्धांत दो होते हैं, एक तो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, उन्होंने ये बताया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेल होती है। और रूडोविर्चो ने क्या बोला कि पुरानी कोशिका क्या करेगी, पहले तो विभाजन करेगी, और विभाजन करके क्या करेगी, नई कोशिका बनाएगी, नई कोशिका बनाएगी। और ये पूरी की पूरी घटना उन्होंने किसमें लिख रखी है, ऊ सेलुलर ई सेलुलर सिद्धांत के अंदर लिख रखी है। ठीक है, सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या होता है अल्प विकसित केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक जिसमें सुविकसित केंद्रक होता है। और इसका एग्जांपल जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। इसके एग्जांपल पादप, मानव, कवक और प्रोटिस्टा, जगत के प्राणी। अब अपन चलते हैं आगे कोशिका विभाजन के बारे में। किसके बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर आते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो सारे के सारे प्रत्यक्ष के अंदर आएंगे। अप्रत्यक्ष के अंदर जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो आते हैं। और प्रत्यक्ष के अंदर होता है असूत्री विभाजन। क्या होता है असूत्री विभाजन। अप्रत्यक्ष के अंदर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। ठीक है, अपन इस लेक्चर में अपने समसूत्री विभाजन के बारे में बात करेंगे, समसूत्री विभाजन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। मैंने आपको आगे बताया रखा है कि प्रत्यक्ष किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर, और अप्रत्यक्ष किसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक जीव के अंदर। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है समझिए, डायरेक्ट होना। अप्रत्यक्ष यानी इसके अंदर किसी किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, किसी किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्यक्ष के अंदर मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि इसके अंदर क्या होता है असूत्री विभाजन, इसे अपन आगे पढ़ेंगे सबसे लास्ट के अंदर असूत्री विभाजन। इसके एग्जांपल कौन सा है, ईस्ट। क्या है ईस्ट, ईस्ट को अपन अधिकतर जगह जो बायोलॉजी है उसके अंदर पढ़ेंगे ईस्ट के। ठीक है, फिर यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो उसके अंदर दो प्रकार से होता है, एक तो समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस, इसे बोलते हैं माइटोसिस।
इसे बोलते हैं मियोसिस, इसे बोलते हैं माइटोसिस। अब अपन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे पहले इस लेक्चर के अंदर अपन समसूत्री विभाजन की, फिर अपन बाद में पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? समसूत्री विभाजन। तो अपन आगे पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग्स ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग्स ने दिया था। और विभाजन शब्द ही पूरा, विभाजन के बारे में भी फ्लेमिंग्स ने बताया था। विभाजन के बारे में भी किसने बताया था? फ्लेमिंग्स ने बताया था। अपन इसके अंदर समसूत्री विभाजन के अंदर देखिए क्या होता है, एक पुरानी कोशिका रहेगी, पुरानी कोशिका करेगी पहले तो निर्माण करेगी अपना। निर्माण कैसे करेगी? वो क्या करेगी? कोशिका रहेगी ना, निर्माण अपना कोशिका द्रव बढ़ाएगी, तो निर्माण के अंदर, निर्माण अवस्था के अंदर अपना कोशिका द्रव बढ़ाएगी, और जितने भी उसके अंदर कोशिकांग रहेंगे ना, उस कोशिकांग को क्या करेगी? आकार बढ़ा लेगी अपने कोशिकांगों का। ठीक है, तो कोशिका द्रव बढ़ रहेगा और इसके कोशिकांग होंगे वो बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या होगा? कोशिका का आकार बढ़ रहेगा, आकार बढ़ेगा। फिर होती है अगली अवस्था आएगी बंटवारा। बंटवारा, बंटवारा के अंदर कोशिका दो भागों में बढ़ती है। समसूत्री विभाजन के अंदर हमेशा एक ये समझना कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है? दो कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका से चार कोशिका बनेगी, एक कोशिका से चार कोशिका बनेगी। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र है ना, मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका के गुणसूत्र दोनों समान रहता है, और जेनेटिक्स रूप से भी क्या रहेगी? समान रहेगी। जेनेटिक रूप से भी क्या रहेगी? समान रहेगी। और संरचनात्मक रूप से भी क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, समसूत्री विभाजन के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या रहेगा कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। जब मात्र कोशिका और पुत्र कोशिका गुणसूत्रों की संख्या आधी होती जाती है। संरचनात्मक रूप से भी परिवर्तन आता है अर्धसूत्री के अंदर। और साथ में अपन इसके अंदर मैंने बता दी एक कोशिका से दो कोशिका, और इसके अंदर अर्धसूत्री में एक कोशिका से चार कोशिका बनेगी। ठीक है, तो अपन समसूत्री विभाजन की बात कर लेते हैं। ये शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग्स ने दिया था। थोड़ी सी राइटिंग क्या है, मैं फर्स्ट बार अपना लेक्चर है, शब्द दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग्स ने दिया था। अपना मेरा ये क्या है, फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं क्या कि इस बोर्ड पर पहले लिख नहीं सही पा रहा हूँ, तो आप प्रयास करना थोड़ा सा। ठीक है ना? फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग। ठीक है, किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। और अपन आगे चर्चा कर रहे थे कि समसूत्री विभाजन, ये जैसे क्या है? एक कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका है, सेल है। कौन सी सेल है? पुरानी सेल है। इस पुरानी सेल के अंदर मैंने आपको बताया था क्या? निर्माण की अवस्था। फिर मैंने बताया था वो कोशिका निर्माण की अवस्था में क्या करेगी? अपना कोशिका द्रव को बढ़ाएगी, कोशिका द्रव को बढ़ाएगी और कोशिकाओं को बढ़ाएगी, तो उसके साथ उसका क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। ये लिखने की ऐसी अवस्था नहीं है, समझ जाओ। फिर वो क्या कर रही है? कोशिका बंटवारा। बंटवारा, ये क्या हो जाएगी? पुत्री कोशिका। ठीक है, पुत्री कोशिका। इस निर्माण की अवस्था को अपन दो अलग अलग नामों से भी क्या कह सकते हैं अपन इसे? एक तो अपन इंटरफेज भी बोल सकते हैं और अंतरावस्था भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? इंटरफेज भी बोल सकते हैं, अंतरावस्था भी बोल सकते हैं। और साथ में क्या कर रही है? कोशिका अपना आकार बढ़ा रही है। क्या कर रही है? अपना आकार बढ़ा रही है। तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, कोशिका की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। जैसे वृद्धि प्रावस्था भी कह सकते हैं अपन। एक अपन बोलेंगे इसे वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। इसे इंटरफेज भी बोलेंगे साथ में। इंटरफेज के साथ में इसे हिंदी के अंदर बोला जाता है अंतरावस्था। अंतरा अवस्था। ठीक है, बंटवारा। अब अपन बात करेंगे ये अगले बंटवारा के अंदर। बंटवारे को अपन विभाजन प्रावस्था भी कहा जाता है। विभाजन, ये क्या हो रहा? विभाजन हो रहा, अलग अलग दो भागों में बट रही है, तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं? विभाजन प्रावस्था। बंटवारे को अपन क्या बोल सकते हैं? विभाजन प्रावस्था।
विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था के साथ में अपन इसे एक चीज और बोल सकता है। फर्स्ट तो अपन ने क्या बोली, विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था के बाद में अपन इसे एम फेज भी बोल सकते हैं। एम फेज, एम फेज, ठीक है, एम फेज हो गया। ये निर्माण और बंटवारा तो अपन ने सामान्य शब्द लिए। क्या लिया? सामान्य शब्द। ये साइंस के शब्द नहीं, साइंस के शब्द तो इसके अंदर है विभाजित वृद्धि प्रावस्था और विभाजन प्रावस्था, इंटरफेस और अंतरावस्था और एम फेज, ठीक है। अब अपन बात करेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। बात ही कर रहे हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं अपनी स्टडी के अंदर। मैंने इसमें आपको 3 पॉइंट बताया था समसूत्री विभाजन के बारे में और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। वो कॉमन बातें पहले मैंने बताई थी, तो अपन उनको लिख लेते हैं एक बार। मैंने क्या बताया था? एक चीज तो मैंने बताई थी कि एक कोशिका रहेगी, एक सेल है, एक सेल क्या करेगी? 2 नई सेल का निर्माण करती है, 2 नई सेल का निर्माण होता है, ठीक है। 2 नई सेल का निर्माण होता है। साथ में क्या होता है? 2 नई सेल का निर्माण हो गया और ये कोशिका रहती ना, नई पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका संरचनात्मक मग व आनुवांशिक रूप से मात्र 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 की जगह अपन लिख सकते हैं पुरानी कोशिका के समान होती है, ठीक है। एक चीज अपन, एक लाइन और बताई थी मैंने, आनुवांशिक हो गई। और मैंने एक चीज बताया था कि जो ये पुत्री कोशिका होते हैं ना, इसके गुणसूत्र पुरानी कोशिका के क्या होता है? समान होता है। पुत्री कोशिका के गुण सूत्र पुरानी कोशिका के समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इंटरफेस और विभाजन प्रावस्था या एम फेज के बारे में। ये अपन पढ़ते हैं सेल चक्र के अंदर। किसके अंदर? सेल चक्र के अंदर, कोशिका चक्र के अंदर। किसके अंदर? कोशिका चक्र के अंदर। तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर को लेते हुए, अपनी स्टडी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोशिका चक्र, ओके। कोशिका चक्र, देखिए कोशिका चक्र के अंदर होता क्या है, जैसे कि अपन पहले एक गोला बना लेते हैं अपना। ये अपना क्या बन गया? गोला। ये इसका क्या हो गया? मध्यम पॉइंट। ये मैं पहले चित्र बना देता हूं, फिर आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गई G1, ये हो गई S, ये हो गई Z2, ये हो गई M फेज, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी इंटरफेस। ये पूरी की पूरी दोनों की दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा इसमें, ठीक है। इंटरफेस, ओके, इंटरफेस। सेल चक्र के अंदर 2 चीज आती है। ये पूरा पूरा सेल चक्र था समसूत्री विभाजन का, सेल चक्र है। इसके अंदर आती है एक तो इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर कौन कौन आता है? G1 आता है, S आता है और Z2 आती है। कौन कौन आता है इंटरफेस के अंदर? G1, S और Z2। और एम फेज के अंदर आती है प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओके, फिर ये आता है कि सेल चक्र की, कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? तो आपको स्पष्ट रूप से इस डायग्राम के अंदर दिख रही है सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? जी1। कौन सी है? जी1। कौन सी? जी1। सबसे छोटी प्रावस्था, सबसे छोटी अवस्था बोल सकते हो या प्रावस्था बोल सकते हो, तो कौन सी होती है? एम फेज। कौन सी? एम फेज। फिर एक चीज ये पूछेगा, एम फेज के अंदर, एम फेज के अंदर भी पूछेगा आपको कि एम फेज के अंदर सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? प्रोफेज। सबसे छोटी एनाफेज। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, सबसे लंबी प्रावस्था जीवन, सबसे छोटी प्रावस्था एम फेज। इसके अंदर पूछेगा सबसे लंबी, इसके अंदर पूछेगा सबसे छोटी। सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? प्रोफेज। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? एनाफेज। ठीक है, अब मानव की सेल कोशिका चक्र में कितना समय लगता है? 60 सेकंड, सॉरी 60 सेकंड नहीं, 60 मिनट। मानव की सेल कोशिका चक्र में कितना समय लगता है? 60 मिनट। और अब अपन बात कर लेते हैं ईस्ट और इक्विला की बात करते हैं। ईस्ट के अंदर कितना समय लगता है? ईस्ट के अंदर लगता है 90 मिनट और इक्विला के अंदर कितना लगता है? 20 मिनट। तो मानव की सेल में कितना समय लगता है कोशिका चक्र में? 60 मिनट। 60 मिनट के साथ अपन ये भी बोल सकते हैं 1 घंटा, 1 आवर, 1 आवर। और फिर अपन बात कर रहे थे ईस्ट, ईस्ट की, और एक बात कर रहे थे अपन इक्विला की। ईस्ट में कितना समय लगता है? 90 मिनट। और इक्विला के अंदर कितना लगता है? 20 मिनट। ठीक है, अपन ने ईस्ट कहां पर पढ़ रखा है? यहां पर भी पढ़ रखा है और यहां पर भी आ गया। ठीक है, ओके। एक अवस्था और आती है इसके अंदर, जी0। मैं ये आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब अपन अपने अगले लेक्चर के अंदर जी1, एस और जी2 के बारे में और एम फेज की चारों की चारों प्रावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे और समसूत्री विभाजन को कंप्लीट करेंगे। और समसूत्री विभाजन को कंप्लीट करने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन को कंप्लीट करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में अपन फिर किसको पढ़ेंगे? असूत्री विभाजन को पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपना पूरा ये सेल डिवीजन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। ओके।